आज तक के ग्राउंड पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सुपरहिट मुकाबला जारी है। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों कप्तानों यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी और राशिद अल्वी को अपने अपने खिलाड़ियों को समझाना भी पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ये मैच अब अपनी चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आधा खेल हो चुका है, यानी कि 5 मुद्दे पूरे, 5 मुद्दे बाकी। T20 से बिल्कुल आधा, चुनाव में वक्त बहुत कम रह गया है, तो 10 ओवर का मैच है, 5 ओवर का मैच हो चुका है, 5 मुद्दों का, 5 मुद्दे बाकी हैं। और आंखों देखा सईद, हम देख रहे हैं कि लगातार अपील भी चल रही है, चौके छक्के भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की टीम 5 अंकों की बढ़त लेकर आगे है। हम चलते हैं ग्राउंड पर और प्रसून जी के साथ देखते हैं कि हमारे तीनों जूरी यानी तीनों अंपायर के साथ प्रसून जी वहां मौजूद हैं और दोनों टीमों का खेल करा रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं ग्राउंड पर। जी यकीनन, फिर से स्वागत है आपका। और खास तौर से जिन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है वो इस चुनाव में अलग अलग जगहों पे बाखूबी घूम रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या इन सबसे इतर सांप्रदायिकता, मुस्लिम वोट और शायद बेरोजगारी। कुछ सवाल लोगों के जहन में होते हैं कि दरअसल ये देश तो मल्टीपल पार्टी, कई राजनीतिक दल हैं, ऐसे में हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही बैठे हुए क्यों हैं? बीजेपी और कांग्रेस के भीतर भी ये सवाल रहे कि इस देश में 2 पार्टी सिस्टम हो जाना चाहिए या फिर छत्रपों का महत्व नहीं रहना चाहिए। एक बड़ा बहस का मुद्दा रहा है हमेशा से, लेकिन जब से इस देश में मंडल कमीशन की बात हुई थी उसके बाद से राजनीतिक मिजाज इस देश का बहरा। अब आ जाते हैं सीधे उस मुद्दे पर जिसके जरिए बार बार सवाल उठते रहा है कि क्या विदेशी पूंजी, विदेशी बाजार, उसके जरिए देश अपने आप को सहेज सकता है? मुद्दा है एफडीआई। राशिद साहब, एफडीआई को लेकर कौन कहेंगे? जयवीर शेरगिल साहब। जहां तक आर्थिक नीतियों की बात है और एफडीआई, बीजेपी की एक खसियत रही है, वो जब जब विरोध करते हैं उसके पीछे सिर्फ शोर होता है, ना इकोनॉमिक रीजन, ना लॉजिक, ना रैशनल, ना फायदा, ना नुकसान, ना एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये भी हमारी यूपीए की नीतियां हैं जहां आज कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल नहीं है वर्ल्ड का जो हमारी तारीफ नहीं कर रहा। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ENY, ऐसी कई संस्थाएं जहां आज हम वर्ल्ड एग्जाम्पल बन चुके हैं। ये हमारी नीतियां हैं जहां $318 बिलियन एफडीआई में आया। एनडीए के दौरान $19 बिलियन, 2004 से 9 $114 बिलियन, 2009 के बाद $184 बिलियन। एफडीआई रिटेल की बात कर ले, ये इनकी दूसरी खूबी है कि हमेशा सूलियत की राजनीति करते हैं। 27 फरवरी 2014 नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स के सामने कहते हैं एफडीआई रिटेल जरूरी, आज नहीं। दूसरा, आज क्या नहीं जानते, किसान जिसको ₹2 मिल रहे उसको ₹30 मिल रहे। साइक्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, एक भी आंकड़ा बता दे कि एफडीआई रिटेल का क्या नुकसान है? सिर्फ शोर, कोई रीजनिंग नहीं। शोर होता है। बहुत सीधा पॉइंट क्या है, इस पे हम चाहेंगे आप अपने वोट डालें। एफडीआई को लेकर ये सवाल बार बार, हमें लगता है जवाब आएगा उसके बाद हम इस पे सीधा पॉइंट करेंगे। वोट दे दिया गया है, जवाब दे दिया गया है। एफडीआई पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई उस पे ज्यूरी का मत है शशि शेखर जी का 7, नलिनी सिंह जी का 6, रामकृपाल इन सबसे जोड़ दिया जाए 20। ये एफडीआई 20 अंक के साथ सबसे बड़ा स्कोर किया है इस पूरे दौर में जो भी इशू निकल कर आए हैं। नकवी साहब, एफडीआई को लेकर कौन कहेंगे? भूल गए कि गोल्डमैन सैक्स और S&P ने इसी सरकार की जो इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर, उनकी रेटिंग डाउन कर दी है। हम लोग B- में चले गए। जहां तक कि मल्टी ब्रांड रिटेलिंग की बात है उसमें एफडीआई की है, तो इनको एक चीज समझाना चाहता हूं कि हम लोग एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं। 75% जो हम लोगों का रिटेल सेक्टर है, 40 करोड़ लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से हमने टेलीकॉम सेक्टर और मोबाइल सेक्टर को धीमे धीमे खोलते हुए आज विश्व में हम सबसे बड़े बन चुके हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उसी प्रकार से हम अपने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज की तरफ लेते जाएंगे। आप उसको खोल सकते हैं, आज जल्दी है, इसलिए उन लोग करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ इकोनॉमिक जो इनके पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस, इसलिए उन्होंने करा। उसके बाद कोई एफडीआई नहीं आया। एफडीआई इन रिटेल के 2 अंग होते हैं। एक अंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग ऑलरेडी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई के लिए ओपन है।
एफडीआई एक ऐसा इशू है जो आम वोटरों को लगता होगा पता नहीं इसके जरिए देश की इकोनॉमी संभलेगी, सुलझेगी, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की राय रही है उसमें पहली बार यह भी नजर आया है कि 7-13 को मिला दिया जाए तो बीजेपी 19 और इन सभी को अगर मिला दिया जाए जो अभी तक 5 और 6 मुद्दे थे 100 अंक 3 बीजेपी के हैं, सेंचुरी बन गई है और 95 3 कांग्रेस कांटे की टक्कर है और बड़े शार्प स्थिति में जा रही है। महिला सुरक्षा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है महिलाओं की आज हालत देश में। निर्भया का कांड अपने आप में देश में एक बड़ी जनचेतना लेके आया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में रखा गया 1000 करोड़ रुपया और 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं गया। ये देश आज पुनः दोबारा बजट में 1000 करोड़ रखा गया और ये प्रश्न है कि कहीं भी जिस भी तरह से महिलाओं की सुरक्षा देनी चाहिए थी उसमें पूरी तरह से कांग्रेस विफल हुई। कांग्रेस की पूरी सरकार ने एक भी जो वायदे किए थे, जो नई पॉलिसी आई थी उसके तहत उसमें एक भी काम नहीं, ना पुलिस चौकी, ना डेडिकेटेड महिला पुलिसकर्मी, कोई काम ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार नहीं। दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बनी और उसको फॉलो करते हैं मुंबई। उसके साथ ही साथ 10 टॉप राज्य जो है जिनमें सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर ये सवाल बार बार उठा है कि महानगर और शहर इससे कहीं ज्यादा प्रभावित है क्या। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी की तरफ से जो बात कही गई उस पर जूरी की राय जो है अंकों के साथ 5-6 शेखर जी 5, मल्ली सिंह जी 6, रामकृपाल जी 5, 16 कांग्रेस की तरफ से। राशिता प्रियंका तो पहले तो हमने विमेन एट वर्क प्लेस का सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल पास किया, हमने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स किए और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हमने महिलाओं से लोगों से पूछताछ करके राय मशवरा कर हमने वो एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए। अगर हम आंगनवाड़ियों की बात करें तो आज 10 करोड़ बच्चे उन आंगनवाड़ियों का फायदा ले रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की बात करें जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें भी हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं जहां पे आपके जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो उनके राज्य में जिस तरीके का गैर कानूनी जासूसी हुई थी उससे पूरा देश वाकिफ है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, आप दिल्ली को रेप कैपिटल बताते हैं और शायद मध्य प्रदेश के आगे आप शायद नहीं कहीं और मैंने किसी का नहीं किया, मुझे 5 सेकंड मिला जाएगा, मैं बोलूंगी। और मैं बस ये कहना चाहूंगी, एक हमारे उपाध्यक्ष है जो हर रैली में विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो मैनिफेस्टो में पाया जाएगा। आपके यहाँ पे महिला सुरक्षा हमें लग रहा है कि देखिए जूरी जो बैठी हुई है इस बात को भी ध्यान देगी, जूरी इस बात को भी ध्यान देगी कि अगर आपको रोका जा रहा है तो वो आपके हक में अंक चला जाए। अगर जूरी इस बात को ऐसे इंतजाम करेंगे, मैंने कहीं भी आपके हक में भी चला जाए, वो मेरे ख्याल से हमने आपकी बात कही थी उनसे कि अगर जब रोका जाएगा वो उनके किया जाए। कुल मिला दिया जाए अगर दोनों टीमों का अंक अभी तक की जो स्थिति है 116 और 111, बहुत मार्जिन नहीं है मेरे ख्याल से। किसी एक सवाल में चीजें उलट पड़ सकती हैं जो स्थिति बन के निकल आ रही है। एक सवाल ऐसा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस देश में जो सत्ता होती है, जो प्रधानमंत्री होता है और कहीं ना कहीं उसकी ताकत, उसकी नैतिक साहस की बात होती है, ये सवाल टेररिज्म का है। आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए इस देश के भीतर बेचैनी आज से नहीं है। याद कीजिए दुनिया ने पहली बार देखा था 1993 मुंबई ब्लास्ट।
अपने तरीके का ये पहला ब्लास्ट था पूरी दुनिया में, जिस सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था बात उसके आगे बढ़ती चली जाएगी। हम इसमें एक छोटा सा हिस्सा जोड़ दे रहे हैं, राशिद साहब पहले आप ही लोग बोलेंगे इस पे। इसमें जिक्र हल्का सा नक्सलवाद का भी हो तो अच्छा रहेगा। टेररिज्म, आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों को हम मिला दे रहे हैं, जिक्र हल्का सा हो। कौन कहेंगे इस पे? पढ़ना मुझे पढ़ना। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा नक्सलवाद के मुद्दे पर, क्योंकि आज जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ तक भाजपा की विचारधारा के बारे में हमें मालूम है कि वो नक्सलवाद हो तो उसके बारे में सीधा वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर किसी को आपत्ति है आपके समाज में, आपके विरोध, तो आप उसको ख़त्म कर दें, उसको बंगाल की खाड़ी में जाकर फेंक दें। और जहाँ तक आतंकवाद की बात है तो ये भी किसी से छुपा नहीं कि उनका क्या रवैया रहा हो, चाहे वो कंधार का हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक का हो, बिल्कुल ढुलमुल रवैया रहा है। भाजपा की का अगर इंटरेस्ट है आतंकवाद या नक्सलवाद को लेकर के है तो वो आदिवासियों के अलावा उनकी मिनरल संपदा, उनका जो खनिज पदार्थ है उसमें है कि वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, उसको कॉर्पोरेट लोगों को बेचा जा सके। आप आंकड़े देखेंगे प्लानिंग कमीशन के 12 प्लान के आंकड़े, तो उसमें गुजरात में जो आदिवासी विस्थापन हुआ है 78% जमीन जो है वो आदिवासियों को टाइम अप कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमको लगता है इधर से भी जवाब आएगा। और चूंकि आतंकवाद है, आतंकवाद या माओवाद वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत हथियार था, कोटा, तत्काल उसको हटाया। और कोटा को ये कह के हटाया कि इसका इस्तेमाल, इसका दुरुपयोग हो रहा है। और जिस दिन ये हटा उस दिन आतंकवादियों को, देश के राष्ट्र विरोधियों को ये मैसेज गया कि ये सरकार टेररिस्ट फ्रेंडली सरकार है। और इसके बाद एक के बाद एक आतंकवाद, और यहाँ तक कि हमारे जवानों के सर काट दिए जाते हैं, और हमारी ये कांग्रेस की सरकार उस जश्न मनाती है। 12, 5, 5, 10, 6, 16 अगर कुल मिलाया जाए तो ये 16 है। और अभी तक की स्थिति जो 8 सवालों के बाद है 132 और 100 फासला ये बड़ा है, ये फासला थोड़ा सा बड़ा है। महिला आरक्षण, मेरा एक कहना है कि जो डिस्टर्बेंस होता है हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होता, तो हमें बात देखिए, हम लोग पार्लियामेंट बात कर रहे हैं। 3 सवाल ऐसे उभरे हैं इस बात को लगता है कि हम लोग जो है मौका देंगे सीधे सीधे आमने सामने बोलने का। हम ये सारी दर्शक तय करेंगे, सब उसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ हम 1 मिनट उस पर आ जाएंगे। अब अगला सवाल चूंकि महिला आरक्षण का है, मेरा कहना ये है, हाँ, आतंकवाद से आपने हमसे नहीं पूछा, आतंकवाद से तो मैंने बताया होंगे। वो नक्सलवाद नहीं, हमने कहा था आप चाहें तो इसमें नक्सलवाद भी जोड़ दें, हमने ये सवाल कहा। वो नक्सलवाद पे नहीं, हमने तो हम लोगों को मौका हमने उसमें टेररिज्म कहा था, उसमें मैं चाहूंगा कि आतंकवाद पे हम बोलना चाहते, हम इसके बाद मौका दे देंगे, उसके बाद दे देंगे मौका, हम कर लेंगे। ये अगला सवाल महिला आरक्षण के मद्देनजर है जी, इस पर कौन कहेंगे? रागनी बोले। रागनी जी, रागनी बोलो। प्रतुल जी, महिलाओं की परंपरागत छवि में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनकी समस्याओं से जुड़ी चर्चा को मुख्य धारा में लाने के लिए और देश की व्यापक निर्णय प्रणाली, प्रक्रिया और व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बनाने के लिए कांग्रेस का मानना था कि राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी के चलते राजीव जी ने एक सपना देखा, हमने लोकल बॉडीज में आरक्षण को पूरा करके दिखाया। आगे बढ़ के समानता की दृष्टि से हमने सोचा कि सिर्फ 33% ही पूरा नहीं होगा, पूरे देश में 50% आरक्षण लागू किया। और फिर उसे और व्यापक बनाने के लिए हमने दरवाजे खोले और ये कहा कि अब महिलाओं को केवल आप निगम पार्षद और पंचायत तक रोक के नहीं रखेंगे, वो विधानसभा में भी आए, लोकसभा में भी आए। इसी के चलते हम लोगों ने पारित किया वहां
जहां पर हमारे पास संख्या थी, अंक गणित हमारे हक में था। और मैं ये आरोप लगाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर इन्होंने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो शायद लोकसभा में भी ये बिल पारित हो गया होता। ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि एनडीए के कार्यकाल में क्या हुआ था। लिस्ट ऑफ बिजनेस भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोर्ड होती है। ये आपके ऊपर आरोप महिला आरक्षण एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि दो राष्ट्रीय दल अगर चाहते तो ये वाकई कानून बन गया होता, दोनों राष्ट्रीय दलों की सहमति होती, क्योंकि दोनों की तादाद पार्लियामेंट में एक साथ मिलके इतनी होती है। कुछ सवाल लोगों के जहन में, हमें लगता है इस पर हम आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, बीजेपी से पूछेंगे, लेकिन पहले राय जूरी की क्या है इस पे? जो कहा कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक ने, शशि शेखर जी 7, नलिनी सिंह जी 6, रामकृपाल जी 6, 19 कुल। और महिला आरक्षण को लेकर नकवी साहब आपकी तरफ से कौन कहेंगे इसको? सिंह जी। आरक्षण की तब जरूरत पड़ती है जब अन्याय होता है। आज की तारीख में प्रजातांत्रिक एक कमी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 10% से नीचे महिलाओं का योगदान है। इसीलिए सारा विमेन रिजर्वेशन बिल और जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट बना उसी के तहत हम लोग आगे चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने 1/3 रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके महिलाओं को के लिए आरक्षण रखा, और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, पहली पार्टी में जिसमें रखा गया। उसके बावजूद दूसरी बात विमेन रिजर्वेशन बिल जो है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया, जबकि उसका विरोध समाजवादी पार्टी और बाकी जो कांग्रेस वाले के सहयोगी है उन्होंने किया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया उसके जहां तक आरक्षण बिल का। इसीलिए जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि विमेन रिजर्वेशन बिल मैनिफेस्टो में, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विमेन रिजर्वेशन बिल आज नहीं है। ऑर्डिनेंस ला के हर कुछ चीज लाई गई, ऑर्डिनेंस करके कांग्रेस पार्टी ने आप कितना बोलते हैं भाई? प्रसन्न जी 10 सेकंड और दीजिए इनको, क्योंकि इन लोगों की हरकत है, जब भी चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। महिला आरक्षण में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस लेकर आइए? महिला आरक्षण में अमेंडमेंट होना है भाई साहब, ऑर्डिनेंस नहीं हम सवालों को लेके आएंगे उसके बाद। आप हर दिन एक ऑर्डिनेंस आ रहा था, तो क्यों नहीं आप छोड़ भी बहस क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था, याद है आपको? बीजेपी की तरफ से बात सामने आई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 7, 6 महिलाओं को लेकर जो जूरी की राय है, हमें लगता है एक बराबरी रही है। ये एक स्थिति है, 19 सबको मिला दिया जाए तो 151 और 8 अंकों का फासला है। इस बीच में एक सवाल इस देश की फॉरेन पॉलिसी को है। नकवी साहब, आपकी तरफ से फॉरेन पॉलिसी को लेकर विदेश नीति। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें 2 विषयों में वर्सेस होगा। पहला तो है प्रैग्मेटिक and proactive foreign policy of Bharatiya Janata Party versus the spineless and useless foreign policy of the UPA। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज ये परिस्थिति हिंदुस्तान की है कि जितने नेबर्स हैं उनके साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल धूलसात हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान, यहां मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूं, इन्होंने इंटरलोकेटर बैठाया था पाकिस्तान के लिए। पहली बार उन इंटरलोकेटर्स ने POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जगह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का इस्तेमाल किया, अर्थात कलम में कांग्रेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान को दे दिया है। यह धिक्कार का विषय है। चाइना में अभी हाल फिलहाल में ही हेंडरसन ब्रूक रिपोर्ट आया है, जिससे मालूम पड़ा है कि नेहरूवियन पॉलिसी के, फॉरवर्ड पॉलिसी के घपले और घोटाले के कारण ही चाइना के साथ रिश्ते बिगड़े हैं। श्रीलंका में हम पोर्ट नहीं बना पाए, वहां चाइना जाके पोर्ट बना रहा है। लिट्टे के साथ हमारे लिट्टे को लेकर जिस प्रकार से खुद कांग्रेस को अपने एक नेता को गवाना पड़ा है।
हम इस पे देखते हैं जो बात कही गई है। विदेश नीति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत के नक्शे को टटोल लिए तो देश के चारों तरफ कोई ऐसा देश लगता नहीं है जो भारत की बात मानने को तैयार हो। एक दूसरा दौर था 5-6 साथ और मनमोहन सिंह जी 6, टीम बीजेपी को 30 अंक मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। राशिद साहब, विदेश नीति देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नीति होती है। ये हमारी सरकार थी जिस सरकार में अमेरिका के साथ हमने रिश्तों को डेवलप किया और इस हद तक डेवलप किया कि न्यूक्लियर डील की। और ऐसे हालात में हमने न्यूक्लियर डील की जबकि हमारी सरकार को खतरा था। हमने अमेरिका से दोस्त की। दूसरी तरफ देखिए बोलने की एनडीए के जमाने में विदेश नीति का इतना काला दिन था कि अटल जी बस लेकर जा रहे थे और पाकिस्तान की फौज कारगिल में बैठी थी और हिंदुस्तान की सरकार को ये पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल के अंदर बैठी है। जितने आतंकवादी बड़े हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से वो एनडीए के जमाने के अंदर हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो, अक्षरधाम पे हमला हो, कश्मीर की असेंबली पे हमला हो, किसी देश के साथ ठीक रिश्ते ये नहीं रखता। हमने पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे। फॉरेन पॉलिसी थी, सिक्योरिटी थोड़ी था। पार्लियामेंट में जब फॉरेन पॉलिसी से ही होता है मेरे भाई। कहा गया कि पूरा पार्लियामेंट कारगिल हुई थी, फॉरेन पॉलिसी थी। विदेश नीति में सरकार के पीछे खड़ा रहता है, चाहे वो कश्मीर का मसले को लेकर पाकिस्तान का जिक्र हो, चाइना का बात, एक विपक्ष सहमति बना लेता है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि ये देश की बात हो रही है। वहाँ टकराव बड़ा कम होता है, सहमति बहुत ज़्यादा होती है विदेश नीति के मद्देनजर पार्लियामेंट के भीतर। और यहाँ पे विदेश नीति को लेकर भी दोनों कक्षाओं की तरफ आज तक के ग्राउंड पर बीजेपी कांग्रेस के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अभी तक बीजेपी 171 रनों के साथ आगे है 163 कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुकाबला और भी ज्यादा आगे दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी 3 मुद्दों की गेंदें फेंकी जानी बाकी हैं। सईद, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है, दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है लोगों की, और जिस तरह से बॉलें फेंकी जा रही हैं मुद्दों की और बचाव कर रहे हैं, दूसरी टीम बचाव कर रही है, ऐसे में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपीलें भी हो रही हैं, वैसे वैसे हंगामा भी हो रहा है। और बीच में कभी कभी लगता है कि क्रिकेट में कुश्ती का सा मजा आ रहा है। रेफरी को बीच में विसिल बजानी पड़ रही है, इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और हमारे तीनों अंपायर, उनकी पैनी निगाह है इस पर, और उन्होंने जो नंबर दिए हैं उससे अभी तो फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखते हैं, ये सेमीफाइनल है 16 मई का। हम चलते हैं प्रसून जी के पास वापस ग्राउंड में, जहां 3 ओवर का मैच अभी भी बाकी है। जी शुक्रिया। ग्राउंड में गर्मी बढ़ रही है, जिन मुद्दों का जिक्र हमने किया है उस पे आए उससे पहले एक चीज हर किसी के जहन में होगी, मुद्दे हम लिख कर लाए, नेताओं ने उस पर अपनी अपनी बात रखी, जनता कहा है। इस देश में तो वोटर की बात हो रही थी, इसलिए सबसे पहले बात, अब सवाल करेंगे, विचार नहीं देंगे, और जिनसे सवाल करेंगे उनके बारे में बताएंगे सीधे। मैं ज्यूरी से बात करना चाहता हूं। अभी ज्यूरी से नहीं, नेताओं से। ठीक है, फिर कांग्रेस से जो भी मुझे जवाब दे। आंकड़ों के फेर में देश की जनता पिस रही है और सिसक रही है। नलिनी जी ने सही कहा कि नकारात्मक रवैया, हम ये सोच के तो खुश होते हैं कि 11 करोड़ नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हम इस बात का जिक्र भी नहीं करते कि क्यों 35-40% लोग जो हैं वोट भी नहीं डालते। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले 60 सालों में एक ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता था, इंसेंटिव बेस्ड, जिसमें कैरेट्स और स्टिक्स के सहारे हम लोगों को जनरेट करते कि वो घर से निकल के वोट डालें, ताकि ये जो हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट का सिस्टम है ये खत्म हो जाता। कांग्रेस की तरफ से ये किससे, आप कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस राशिद साहब, देखिए बात आपकी बहुत ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत कम मुल्क हैं जहां पे वोटिंग कंपलसरी है। वोटिंग कंपलसरी हो सकती है, लेकिन ये अकेला एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। आज तो कोalition सरकारों का जमाना है, लेकिन आपकी बात बहुत दुरुस्त है, इस पे डिबेट होनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। और अगर 100% वोटिंग हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है, जुर्माना भी है,
लेकिन इसके बावजूद वहाँ 95% पोलिंग होता है, 100% नहीं होता। लेकिन इस पर डिबेट की जा सकती है। अगर कंसेंसस बनता है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता। हमें लगता है इस पे आपकी राय भी आनी चाहिए। एक मिनट इस पे आपकी राय क्या है कि क्या वाकई देखिए प्रश्न क्या है इस पर, ये निराशा और आशा का प्रश्न है। आज की स्थिति में जनता जो है वो पूरी राजनीति से शर्मसार हुई है। ये इस समय पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। हम सब लोगों को एक गहन चिंतन करना चाहिए कि जनता में राजनीति के प्रति उत्साह क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं है। ये सवाल क्योंकि उत्तर दे रहे हैं। अगर आप बोल लीजिए मैं चुप रहे। नहीं मैं कह रहा हूं अगर ये तहजीब हम लोग दिखाएंगे तो जनता हमें गाली देगी। क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? यहाँ जिस तरह हम लोग डिबेट कर रहे हैं इससे जनता में इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या बहुमत पाने के बाद ही आएगी? मैं वही समझा रहा हूँ। ये देश अलग-अलग रंग में बटा हुआ है। इस समय देखिए, इस समय उम्मीद की किरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज निराशा के माहौल में अगर राजनीति के प्रति जनता में उम्मीद नहीं जागी तो कहीं प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। बहुत हल्के से हम चीजें ले रहे हैं। एक मिनट हमें लग रहा है थोड़ी सी उलझन हो गई इसमें। आप तो दार्शनिक चिंतन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने बिल भी पास किया हुआ है कंपल्सरी वोटिंग का। आपकी गवर्नर साहिबाओं से क्या बहुदलीय प्रणाली जिसके तहत जनता के भीतर एक सवाल है कि बहुमत जिसे नहीं मिलता है गठबंधन करके चीजें उलझती चली जाती है, ये उलझन ठीक है, गलत है, सही है, क्या होना चाहिए? 65 सालों के चुनावों में अगर आप वोटिंग के परसेंटेज को देखिए तो 1952, 57 और बाद के चुनाव 3 चुनावों में परसेंटेज बहुत अच्छा था। इधर भी पिछले 2-3 चुनावों से परसेंटेज बेहतर होना शुरू हुआ है। यानी जो सुबह के सपने उस समय थे बीच पे कुबलाने लगे और अब लोग जागृत होकर एक बार फिर वोट डालने निकलने लगे हैं। आज आसाम में जो वोट पड़ा है, पूर्वोत्तर में पड़ा है, वो 72% से ज्यादा लोग आए हैं। दुरूह इलाके में भी 72% से ज्यादा लोग आए हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ प्रजातंत्र खतरे में है। हमारा उभरता हुआ प्रजातंत्र है, तरह तरह के लोग हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, और वो सारे लोग धीमे धीमे सत्ता में भागीदार बन रहे हैं। मुझे लगता है हम सही रास्ते में हैं और इसी तरह बहस करके हम इवॉल्व करते जाएंगे। 6000 साल पुरानी संस्कृति में 6-7 साल में कुछ नहीं बदलेगा। जी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं केवल एक लाइन, देखिए ये जो प्रजातंत्र के प्रति लोगों का विश्वास है ये विपरीत परिस्थितियों में पड़ा है। सरकार ऐसी सरकार जो लोगों के सामने नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कुछ संगठन ऐसे संगठन जो लोकतंत्र के प्रति हमले पे हमले कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो है वो 80%, 85% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके और एक बेहतर सरकार, एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के प्रति जनता है। ये जनता का ही सवाल था। एक मिनट, ये जनता के बीच से ही सवाल आया था। जी आप खड़े हुए, बोलिए किससे पूछना ये भी बोलिएगा। मेरी किसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से महंगाई के ऊपर एक सवाल है। मैं सवाल पूछिए। उनसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। आप महंगाई आने वाले टाइम में कैसे कम करेंगे? क्योंकि महंगाई खाने के मुद्दे से ज्यादा जुड़ी हुई है। क्या किसानों की फसलों की कीमतें कम करेंगे, या लोगों से खाना कम खाने के लिए कहेंगे, या इंद्र देवता से ये कहेंगे कि बारिश ना आए, बेमौसमी बारिश ना आए और फसलें खराब ना हो? मैं बोलूं? विजय गोयल। महंगाई का जो मामला है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर देश के अंदर गुड गवर्नेंस होगी, अगर हमारी पॉलिसीज ठीक होंगी, अगर समय पे हम सही कदम उठाएंगे, और ये नहीं कि जिस समय आफत आए उस समय हम निर्णय लें कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, कब बैन करना है, कब नहीं करना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, खाद्यान्न रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और गोडाउन्स होंगे, भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी, किसानों को उनकी उपज का रुपया मिलेगा और बीच में से बिचौलिए निकलेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि महंगाई जरूर कम होगी। और ये हमारे पास विजन है, विल पावर है, वो होना जरूरी है। ये मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। सोनिया गांधी जी इमाम बुखारी से मिलकर मुस्लिम वोटों की गुहार लगाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है? क्या फिर से पूरा है? क्या सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिलकर मुस्लिम वोटों की गुहार लगवाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है? बुखारी साहब से मिलके वोटरों की गुहार लगाई जाती है। मैं समझ गया। देखिए, देश के अंदर हर आदमी को ये हक हासिल है कि सरकार के पास जाए। सोनिया गांधी आज यूपीए की चेयरपर्सन है, अपनी बात करे कि चुनाव आ रहा है, हमारे ये मुद्दे हैं,
क्या इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है? अगर वो सेटिस्फाई है, वो चाहे इमाम बुखारी साहब हैं, चाहे वो कोई हिंदू बड़ा नेता है, रिलीजियस नेता, उसे ये पूरा हक हासिल है। उन्होंने अपने पास वापस गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपोर्ट कर दिया। हमने उन्हें मुतमईन किया, जो हमारे पास आएगा हम उसको मुतमईन करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 2004 में श्री रविशंकर के भाई को अटल आपने टिकट दी है। अटल जी, एक मिनट, 2004 में प्रमोद महाजन जी मेरे बहुत दोस्त थे, आज दुनिया में नहीं है, वो मस्जिद गए थे, हम में से कोई नहीं गया। शायद आपको जामा मस्जिद होनी चाहिए, जामा मस्जिद अरे जामा मस्जिद सम्मानित व्यक्ति है इमाम साहब, आप नहीं थी, सुधांशु मित्तल जी मस्जिद जाने की पार्टी में भी नहीं थी। रोशन अडवाणी की शादी कहाँ हुई है? पूछो जरा इनसे, किस घर में शादी हुई है? सारा देश, अरे योग गुरु है। सारा देश और सिंह जी ये राजनीति नहीं है। अगर ऐसा बाबा रामदेव कह देते ना कि हिंदू एक होकर वोट करे तो बवाल मच जाता है। क्या आप उस मीटिंग में पहुंचे थे? आपने कोशिश बहुत की समझी थी, कोशिश बहुत की आपने। पूछ लेते हैं ना जनाब, एक मिनट रुक जाइए बस। दोबारा इसलिए उठा रहे हैं कि पोलराइज हो रहा है कहीं ना कहीं। राजीव गांधी ने खुलवाया था, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। और प्लानिंग क्यों नहीं है? अपनी बात नहीं, प्रसून जी आप उधर टाइम दे रहे हैं। हम लोग एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पर जनता सवाल कर रही है और हमें लगता है केवल वो बार बार, चूंकि बार बार राशिद जी पे आरोप लगा रहे, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, क्या 2004 में इमाम बुखारी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया? हमें लगता है आज के कैंडिडेट के साथ नहीं किया। चीजों का जिक्र जो है जनता पे आपको छोड़ना होगा। ये चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर है। आपने अपनी बात कही, उन्होंने बोला रसूल जी हमारी साहब ने ये कहा कि सवाल इससे था, आप उनको जवाब देने का मौका नहीं दे रहे, उनको चुप कराइए। जवाब इससे था। एक आपने, उन्होंने जो तथ्य रखे आपने उनको खारिज कर दिया। योग गुरु है, योगा सिखाते हैं। अरे जनाब वो जी सवाल हमसे था, हमें जवाब देने का मौका दीजिए। सवाल हमसे था, सवाल हमसे था, जवाब देने का मौका दीजिए। जोड़ तोड़ के एक मिनट आइए, ये माइक लीजिए जी, सवाल कीजिए। किनसे पूछेंगे? ये सवाल मैं दोनों से पूछूंगी जी, एंड इट्स मोर लाइक अ कमेंट, और ये बहुत दुख के साथ में इस कमेंट को कर रही हूँ। आई एम अ मिडिल एज वुमन, तो मैंने दोनों सरकारें देखी है अपनी लाइफ टाइम के अंदर। बीजेपी की परफॉर्मेंस भी देखी है और कांग्रेस यूपीए सरकार की भी देखी हुई है। सो दोनों की परफॉर्मेंस के बाद में ऐसा लगा कि आज अगर कोई बुरा ना माने तो मुझे लगा दोनों ठोके हुए कारतूस हैं। दोनों की जो परफॉर्मेंस भी रही बराबर रही। सवाल एंड देयरफॉर इन दोनों को देखते हुए मैं दोनों से पूछती हूँ कि आपने दोनों ने, ना बीजेपी ने ना यूपीए ने, कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिसको हम लोग सुन के हमारे कान पक ना गए हों। तो क्यों ना एक नोटा ऐसे सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि आम आदमी के पास एक नोटा ही विकल्प है। एक स्थिति ये आ गई है, नोटा विकल्प है। ये हमें लगता है कि ये सवाल से ज्यादा एक विचार है कि एक नोटा की स्थिति आ गई है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने देखिए जो व्यवस्था की है, उनके भीतर का दर्द है। हमें लगता है ये उनके भीतर का। छोड़ दो, जवाब मत दो, मत दो जवाब हर चीज से थोड़ी देना होता है, छोड़ दो। मैं एम.के. सिंह, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि यदि डेवलपमेंट इसमें है कि जो आप 100 रुपीज भेजते हैं नीचे तक 15 पैसे मिलता है, 15 रुपए मिलता है पब्लिक को, जो पुअर पब्लिक है। तो ऐसी स्कीम क्यों लाई जाती है? अगर हम ये यहाँ बोलें कि 15% जो 15 रुपए में इंटरेस्ट नहीं है, 85 रुपीज जो इनफिल्टर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कांग्रेस का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि पिछले एक मेरा क्वेश्चन ये है
सुनिए, मेरा सवाल क्वेश्चन ये है, पूछ लिया जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिपोर्ट जो आई है 2012 और 13 में पर कैपिटा डेप्थ 26,000 से बढ़ के 33,000 हो गई है। ये 7,000 मतलब 28% एक साल में कैसे बढ़ी है? इसका क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? लोगों पे बोझ बढ़ता जा रहा है राशिद अल्वी साहब। इस दौर में जितना ऋण था लोगों के ऊपर वो बढ़ा है, और जो खास तौर से उनका दर्द है, एक सिस्टम ही ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि राजीव गांधी ने भी जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी जिक्र किया, क्यों नहीं? ये पूरा पाइपलाइन जो है इतनी छेद क्यों है उसमें? दीजिए आप दीजिए। देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होकर जिन्होंने ये बात कही थी, कितनी बड़ी बात कही थी, इसको रियलाइज किया और इस बात को कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसे सुनने का धीरज रखिए, केवल 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। और किसी ने उन्हें पंचायती राज की स्थापना की थी, जिससे कि सीधा पैसा, गांव का पैसा पंचायत में पहुंच सके। आरटीजी थोड़ा 2 मिनट धीरज रखिए, क्या सीधे? अरे बात आप बोल लीजिए, आरटीजी आप बोल लीजिए, अच्छा आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, सोनकर साहब या आरटीजी से बुलवा लीजिए, आरटीजी है सोनकर जी से बुलवा लीजिए। रामकृपाल जी, 2 सवाल निकल कर आ रहे हैं जो मांग भी थी। एक तो हमें लगता है आप तीनों बताएं, क्योंकि एक चीज उलझ गई। क्या एक मिनट शाही इमाम साहब ने 2004 में ऐलान किया था, और क्या मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी? क्या प्रबंध ये क्या है? 15 साल रामकृपाल जी 2004 का वाकया क्या था? वो एक तरफ से फैक्ट बताया गया, दूसरे तरफ से खारिज कर दिया गया, जनता उलझन नहीं। जरा ये 2004 में क्या शाही इमाम बुखारी साहब ने ऐलान किया था बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए? प्रमोद जी का देखिए, एक मिनट पहले हम उसमें भी आ जाएंगे। प्रमोद जी का भी शामिल हो गया। बोल लीजिए। देखिए, मैं एक बात, मैं मूल सवाल पर आता हूं। मैं एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग ये कि कहा था या नहीं कहा था, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मेरा ये मानना यह है कि अगर कोई भी संस्था या कहीं से भी, इस मुल्क में पहले भी होता रहा, कोई नई बात नहीं है, कोई किसी के पक्ष में तर्क देकर कहता है कि वोट दीजिए, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि सन 52 से लेकर के आज तक इस देश में कभी भी सही बात न शंकराचार्य का फतवा चला है, न किसी मौलाना का फतवा चला है। इस देश की जनता अपने विवेक से वोट देती है। बहस इस बात, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसको हम इतना गंभीर विषय बनाएं। कोई करे। ओके, नलिनी सिंह जी, एक सवाल जो निकल कर आया इस देश के भीतर, हम इस बहस को कर रहे हैं, हम आखिरी हिस्से में आए हैं। विकल्प लोगों के जहन में एक सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर सत्ता की लड़ाई हो रही है। सत्ता डेमोक्रेसी हमारे यहाँ यही है, जनता वोट देगी, जनादेश देगी, 16 तारीख को फैसला आ जाएगा, नई सरकार बनेगी। रास्ता इन चुनाव से ही निकलेगा, या फिर लगता है कि नहीं, अब पूरे प्रोसेस को मथने की भी जरूरत है? समझी नहीं मैं। क्या फैसला जो जनादेश आएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो एक आखिरी सच होगा? सत्ता का तो सच होगा, लेकिन इस देश के भीतर के सवालों का भी सच मिल जाएगा उसमें? देखिए, इस देश के भीतर के सवाल तो इतने गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि देश में आज भी आपने देखा उत्तर पूर्व में उत्साह है मतदान का, लेकिन राजनेताओं पर विश्वास नहीं है। तो ये विडंबना है आज की, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। और दूसरी ये बात है कि देश के भीतर में धर्म मजहब का सवाल नहीं है, ये उनको खाए नहीं जा रहा है। ये माफ करेंगे प्रसून जी, ये हमारे राजनेताओं ने और मीडिया ने इसको रखा हुआ है, सजग रखा हुआ है, इसको इसकी चिता नहीं जलने देते हैं, इसको रखा हुआ है कि ये उबलते जाए ताकि ये हमारी रोटियां हम सेक सकें। ज्यादातर राजनेता सेकते हैं। मुझे लगता है उनका जो सवाल है वो ये है कि कल क्या होगा, कल जो मुसलमान बच्चा है या हिंदू बच्चा है या क्रिश्चियन बच्चा या सिख या जैन, जो वो बच्चा क्या आसमान छू सकेगा? कि उसको भी गंदी नालियों में उसके वहीं पर उसको दम घुट के मर जाना पड़ेगा? ये सवाल ये एक है। लेकिन आप देश के भीतर चुनाव के जरिए जागे हैं और कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल समझ गए सब लोग। हम एक बार चाहेंगे वो जरा सामने सुषमा स्वराज जी को हराया था प्याज पर कि नहीं हराया? और ये बता रहे हैं हम आपको। अब आलू प्याज उस अंक, ये जो टीम बीजेपी के अंक 171, टीम कांग्रेस के अंक 163, जो मुद्दे उठाए गए 10 मुद्दे वो आपके सामने थे। रेलेवेंट क्या है?
ये सुपरहिट मुकाबला हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। देखिए वो टाइम की पाबंदी है, लगातार हम लोग 2 घंटे तक इस पे चर्चा करते रहे हैं और हम अब सीधे जा रहे हैं अपने कमेंटेटर बॉक्स में और उनको ये बताते हुए कि दरअसल अंक स्क्रीन पर है और 10 मुद्दों को लेकर बहस, जनता के भीतर उठते सवाल और ज्यूरी यहाँ से अब कमेंटेटर बॉक्स पे आपको वापस रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस का ये मुकाबला पहली गेंद पहली रन से लेकर जबरदस्त उतार चढ़ाव भरा रहा, रोमांच से भरपूर रहा, लेकिन अंततः इस मैच में विजयी रही है बीजेपी।